हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके लाइफ प्रोसेस का, जिससे 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आज उसके 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिखाने वाली हूं, आपको सॉल्व करवाने वाली हूं। अगर ये नहीं किए तो बस चांसेस हैं मार्क्स शायद अच्छे ना भी आए। ठीक है, तो अब भाई आपके लिए एक और चीज है मेरे पास। आप में से बहुत सारे बच्चे ना इस टाइम पे डरे हुए होंगे। किस लिए? कि बोर्ड्स में उनके नंबर ना कम आए। क्यों ना कम आए? क्योंकि भाई पढ़ाई तो हो गई है, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा? रिवीजन नहीं हो पा रहा भाई। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज नहीं पता होगी कि अगर तुम लोग रिवीजन करके नहीं गए बोर्ड्स में, अगर तुम लोगों ने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया, तो मैं गारंटीड लिख करके दे सकती हूं कि मार्क्स कम होंगे ही होंगे। तो यहां आपकी गुन्नू मैम बताने वाली है कि कैसे ये फियर ऑफ लॉस ऑफ मार्क्स से बचने के लिए रिवीजन की वो स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी है आपकी द्रोणा की। बेस्ट 45 डेज का ये क्रैश कोर्स है आप लोगों के लिए, जिसमें जस्ट 45 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताती हूं। अब भाई देखो, रिवीजन के लिए यहां पे मैं सिर्फ बायो की बात नहीं कर रही हूं, यहां पे मैं केमिस्ट्री की भी रिवीजन बोल रही हूं, फिजिक्स का भी, बायो का भी, मैथ्स का भी, इवन एसएसटी का जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड आपके इंग्लिश का जिसमें सब धक धक हो रेला होता है जब हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो भाई ये सारे सब्जेक्ट का रिवीजन आपका यही इस क्रैश कोर्स में होने वाला है। तो भाई ये कोर्स के साथ आपका सारा का सारा सिलेबस विद इन 45 डेज, मतलब 15 फेब से पहले, जब आपके बोर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, जो कि अल्टीमेट सक्सेस मंत्र है आपके बोर्ड्स में 95 प्लस लेके आने का। ठीक है, अब इसके फीचर्स बताऊं तो भाई इस बैच में आपको सारी की सारी क्लासेस लाइव मिलने वाली हैं। तो भाई सबसे बड़ा फीचर तो यही है। लाइव का मतलब लाइव के जितने भी होंगे सेशंस आपके लाइव, आपके अपने मास्टर टीचर्स, मतलब बायो मैं, आपके जानू सर फिजिक्स, निकिता मैम केमिस्ट्री, आपके प्यारे कुल्लू सर मैथ्स, एसएसटी सुरभि मैम एंड इंग्लिश ओशन मैम आपको लाइव सेशंस पे पढ़ाने वाली हैं। लाइव सेशंस मतलब सारे के सारे सेशन लाइव होंगे, आप टीचर से बात कर पाओगे, इवन भाई सबसे बड़ी चीज डाउट पूछ पाओगे जो अभी आप लोग नहीं पूछ पा रहे हो। आई नो बहुत सारे बच्चे अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे जिनको इतने सारे डाउट आ रहे होंगे कि ये चीज क्या है, इसको कैसे पढूं, उसको कैसे पढूं। तो वो सब चीजों के डाउट आपके इसी सेशन में पूरे होने वाले हैं। साथ साथ में यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर किसी ने अभी तक इसके लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो अब मैम आपको बताने वाली है इसके रजिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी कि आप कैसे इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो भाई बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं इसको रजिस्टर करने के लिए। तो आपको ना सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके से लिंक दिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से लिंक दिख रहे होंगे। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से लिंक दिख रहे होंगे सारे के सारे आपको, जिसमें से ये जो सबसे पहला वाला लिंक है आपका ज्वाइन द द्रोणा क्लास सीबीएसई क्लास 10th क्रैश कोर्स, इस पे आपको क्लिक करना है। नथिंग एल्स यू हैव टू डू, बस उस पे क्लिक करना है। इस तरीके के आप साइट पे लैंड हो जाओगे जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सारी की सारी क्लासेस कैसी हैं, लाइव होंगी, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, वो चाहे एसएसटी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो
केमिस्ट्री, इंग्लिश या फिर मैथ्स हो। इवन आपको सारा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होगा, मतलब जो भी क्लासेस आप लोगे उसका जो भी कुछ पढ़ रहे होगे वो सब कुछ आपको अवेलेबल किया जाएगा। आपकी सुरभि मैम आपको एसएसटी पढ़ाएंगी, ओशन मैम इंग्लिश, अभिषेक सर आपको पढ़ाएंगे आपकी फिजिक्स, कुल्लू सर पढ़ाएंगे आपको क्या मैथ्स, एंड मैं पढ़ाऊंगी आपको बायो, एंड निकिता मैम पढ़ाएंगी आपको केमिस्ट्री। तो भाई इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस 45 डेज के अंदर रिवाइज हो जाएगा। तो भाई अब कुछ करना नहीं है आप लोगों को, यहां पे दिया हुआ है बाय फुल कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स जस्ट 3000 रुपीज का है। मतलब जब मैं अपने क्लास 10th में थी और क्लास 9th में थी तब मैंने 3 सब्जेक्ट के पर मंथ 3000 रुपए दिए थे, पर मंथ 3 सब्जेक्ट के, वो भी मतलब कितना महंगा था भाई वो। यहाँ पे आपके 8 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, 8 के 8 सब्जेक्ट जस्ट 3000 रुपीज में कंप्लीट हो रहे हैं। 8 के 8 सब्जेक्ट आपके रिवाइज हो जा रहे हैं बस एक सिंगल चीज से। एंड आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं सारे के सारे क्लासेस लाइव होंगे, मतलब आप लाइव उनसे अपने इन क्लास में डाउट पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये डाउट है, मैम मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है। इन क्लास क्विजेज होने वाली हैं, सारे डिस्कशन होंगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, ठीक है। और इवन असाइनमेंट, क्लास नोट्स और डिजिटल नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। एंड अब कोई बच्चा अगर किसी के पास, आई नो आप लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं भी थी उस टाइम पे बिलोंग करती थी, तो मतलब होता है बच्चों को लगता है कि माइट भी हमारे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाए, तो उनके लिए वेदांतु ने बहुत अच्छी चीज सोची है, वो है ये जस्ट 1000 रुपीज का, जिसमें पर मंथ का 500 का कॉस्ट है। इसमें आपके 8 के 8 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट, 8 के 8 सब्जेक्ट जस्ट 500 2 मंथ्स के 1000 रुपीज में रिवाइज हो जाएंगे। बस इसका एक साइड इफेक्ट ये हो जाएगा कि मतलब क्लासेस आपको सारी रिकॉर्डेड मिलेंगी, मतलब क्लासेस आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड मिलने वाली हैं। कैसे रिकॉर्डेड, आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा एंड इवन रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो जब आप बाय फुल कोर्स करोगे तो आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस उसी वक्त ही पकड़ा दी जाएंगी, ठीक है। तो अब ये फियर ऑफ लॉस का जो डर है आपके मन में, इसको निकाल दो इस बैच के साथ और जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो। चलो तो लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट थिंग यू वांट, यू हैव टू बी नोन विद दैट इज द टेस्ट सीरीज। जिस बच्चे को मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने हैं, क्या करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने हैं, वो ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। इसका जो लिंक है वो सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। आपके सारे के सारे सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो सीबीएसई का सिलेबस है, ठीक है। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद अ प्यारा सा मोटिवेशनल कोट कि फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। एग्जैक्टली भैया, फेलियर अपोजिट नहीं है सक्सेस का। जब फेल होते हो ना तो समझ में आता है कि ये गलती करिए, ऐसे गलती करिए, और उस गलती को क्या करते हो, फिर सुधारने की कोशिश करते हो। क्या करते हो, उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हो। तो जो सक्सेस होता है, ये आपके फेलियर जो होता है ये आपके सक्सेस का ही पार्ट है। इसको फेलियर सोच करके डरो नहीं और आगे बढ़ो, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ द यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। तो भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके पार्ट्स होते हैं पेयर ऑफ किडनीज। क्या होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स, पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है। क्या होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स। और क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर आपकी यूरिन स्टोर होती है। क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर आपकी यूरिन स्टोर होती है। और लास्ट में आ जाता है आपका यूरेथ्रा, जिसके थ्रू आपकी यूरिन जो होती है एक्सपल्शन उसका होता है। तो ये सारे आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। अगर मैं ब्रीफ स्टेप्स बताऊं कि आपकी यूरिन प्रोड्यूस कैसे होती है, तो उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है स्टेप आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो देखो भाई डायग्राम बना करके बता रही हूं, ये हो गया आपका
ये हो गया आपके नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है। तो ये जो होती है ये होती है बोमैन कैप्सूल। इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्या, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको मैं रेड कलर से बना रही हूँ। इस तरीके से कैपिलरीज का टफ्ट अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो यहां से आपका एंटर करता है क्या, नाइट्रोजनस रिच ब्लड। यहां से एंटर करता है आपका नाइट्रोजनस रिच ब्लड, ठीक है। ये होती है आपकी एफरेंट आर्टीरियोल। ये क्या होती है आपकी एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। यहां से एंटर करता है आपका नाइट्रोजनस रिच ब्लड, जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट होता है, यूरिया और यूरिक एसिड, ग्लूकोज और आपके सॉल्ट्स वगैरह, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं उस ब्लड के अंदर। ये ब्लड जो होता है यहां से फिल्टर हो जाता है, जैसे छन्नी होती है, छन्नी में से चाय छन जाती है, वैसे ही ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के थ्रू आपका जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, इवन ग्लूकोज, सॉल्ट, पानी, सब कुछ छन करके कहाँ आ जाता है, फिल्टर होकर के बोमैन कैप्सूल के अंदर। ये जो है ये आपने यू शेप देखा, इसको हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल। इस बोमैन कैप्सूल के अंदर आपका सारा का सारा वेस्ट फिल्टर होकर के, इवन इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी फिल्टर होकर के इस बोमैन कैप्सूल के अंदर एंटर कर लेती हैं, और यहां पे एंड हो जाता है आपका स्टेप 1 जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट हो जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। भाई सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कुछ बहुत चीजों को जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेना, वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेना। देखो भाई, अब गलती से ग्लूकोज, पानी, आयंस वगैरह फिल्टर हो गए थे ग्लोमेरुलस के थ्रू, लेकिन ये तो सब हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो इसको क्या करती है, वापस से हमारी जो नेफ्रॉन होती है रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर छोड़ देती है, ठीक है। और ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है आपका पीसीटी के अंदर। ये आपको ये जो प्रोसेस दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये हम इसको कहते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। यहाँ पे हो जाता है आपका सेकेंड स्टेप जो होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, जिसमें ग्लूकोज, आयंस और वाटर ये सब क्या हो जाते हैं, वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए नीड होते हैं, नीडी होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका थर्ड स्टेप जो कि होता है टिब्यूलर सिक्रीशन का। टिब्यूलर, देखो टिब्यूल्स हम लोग किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन में ये जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले है, पीसीटी है या फिर ये डीसीटी है, इन सबको हम टिब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, टिब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। तो ये सब क्या करते हैं, यहां से आपका आयंस सिक्रीट करते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये क्या करते हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, इन ट्यूब्यूल के अंदर, ये ट्यूब्यूल के अंदर क्या करते हैं, आयंस को सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, आयंस को सिक्रीट करते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ताकि हमारे बॉडी का क्या बैलेंस बना रहे, ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे, आयन का बैलेंस बना रहे। क्या बना रहे, ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। इसके लिए थर्ड प्रोसेस में ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी आयंस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। आया समझ में क्या था, कैसे आपकी यूरिन फॉर्मेशन हो रही है और पूरे स्टेप्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाया था। आप मेरा वाला ही डायग्राम बना लेना, इतना टफ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कि मेंशन द टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी, write the function of walls present in between atria and ventricles and write one structural difference between the composition of artery and vein। okay, तो ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, एक तो उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, एक उसमें आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, एक उसमें डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होती हैं, एक उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी आपको समझ में आए इसमें से आप लिख सकते हो, क्योंकि दो कॉम्पोनेंट पूछे हैं। नेक्स्ट उसने बोला कि ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो भाई लंग्स के अंदर क्या हुआ, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हुआ, जिसमें आपकी एल्वियोलाई के अंदर जो आपने ऑक्सीजन फिल की होती है इनहेलेशन के थ्रू, वो आपके ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है और आप उसको एक्सहेल आउट कर देते हो, ठीक है। करते हो कि नहीं करते हो। तो ये हो गया आपका लंग्स के अंदर प्रोसेस ऑक्सीजनेशन का। लंग्स के बाद ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाता है,
पल्मोनरी वेन में, जो कि एक एक्सेप्शन है आपका, क्योंकि वेन सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन के बाद आपकी ब्लड कहां जाती है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड एंटर करता है एओर्टा में, जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है और पूरे ब्लड में आपके इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को सर्कुलेट कर देती है। कहां सर्कुलेट कर देती है? आपकी पूरी बॉडी में, हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक आपका ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, अब अगर कभी भी कोई भी वॉल्व्स के बारे में पूछा जाए तो वॉल्व्स का सिर्फ एक काम होता है, आपके ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। ब्लड के ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करना काम होता है। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड ही काम होता है, वो किसी की भी आपकी वॉल्व्स हो, एट्रिया और वेंट्रिकल की हो या फिर वेंट्रिकल और एओर्टा की हो, कोई भी टाइप की वॉल्व्स हो, वॉल्व का एक ही काम होता है, ब्लड बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। ठीक है, और उसने पूछा है कि एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताओ आर्टरी और वेन का। तो भाई आर्टरी की जो वॉल होती हैं, क्या होती हैं? आर्टरी की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, जबकि वेन्स की जो वॉल होती हैं, जबकि वेन्स की जो वॉल होती हैं वो थिन होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, वेन्स के अंदर जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है वो आपका क्या होता है? लो प्रेशर के साथ ट्रैवल कर रहा है, जबकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड ट्रैवल करता है वो काफी ज्यादा हाई प्रेशर के साथ ट्रैवल करता है। तो इतने हाई प्रेशर में आपकी आर्टरीज बर्स्ट हो सकती हैं, तो उनकी बर्स्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए आर्टरीज की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। ठीक है, आर्टरीज की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। तो यही सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं, तो आप एक बार पढ़ लेना। Next question, question number 3. Where do plants get each of the raw material for the photosynthesis? Explain the significance of photosynthesis. Write the balanced chemical equation involved in this process. तो भाई रॉ मटेरियल की बात करूं तो उनको सॉइल से क्या मिलता है? माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वाटर से उनको मिनरल्स मिल जाते हैं, एंड एयर से उनको क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। तो ये आपका रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया। सिग्निफिकेंस की बात करूं तो भाई देखो, फोटोसिंथेसिस की क्या सिग्निफिकेंस होती है? फोटोसिंथेसिस का मेन जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एक तो ग्लूकोज होता है जो प्लांट अपने लिए करते हैं, और एक ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो भाई ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बैलेंस करने के लिए फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। ठीक है, और बैलेंस इक्वेशन हो गई 6CO2 + 6H2O gives you C6H12O6 + 6O2। तो ये पूरी आपकी क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, moving ahead with the next question, draw the labeled diagram of human digestive system. ठीक है, glottis is guarded by epiglottis, reason देना है, it is said to not to speak while eating, and walls of trachea are supported by the cartilaginous ring. तो walls of trachea को cartilaginous ring इसीलिए प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो उसको क्या कर सके? कोलैप्स से बचा सके। किससे बचा सके? कोलैप्स से बचा सके। जब आप एयर को एक्सहेल आउट करते हो तो आपकी एयर यहाँ पे जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो जब एयर नहीं होती है तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो वैक्यूम में चीजें कोलैप्स हो जाती हैं। तो वो कोलैप्स होने से ट्रेकिया के अंदर जो कार्टिलेजिनस रिंग होती है वो उसको बचाती है, और हमें हमारी जो एपिग्लॉटिस, हमारा जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस होता है फूड पाइप, ठीक है, उसको गार्ड करने के लिए एपिग्लॉटिस होता है, सॉरी विंड पाइप होती है। ग्लॉटिस हमारी विंड पाइप होती है। क्या होती है? ग्लॉटिस हमारी विंड पाइप होती है, उसके अंदर खाना ना एंटर कर सके, खाना ना एंटर कर सके, इसीलिए उसके अंदर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक ढक्कन जैसा फ्लैप प्रेजेंट होता है। जैसे ही हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा जो ईसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है, वो ओपन रहता है, लेकिन जो विंड पाइप रहता है वो बंद रहता है एपिग्लॉटिस की वजह से। लेकिन अगर आपने खाना खाते टाइम बोला तो आपकी फूड पाइप भी काम कर रही है, आपकी विंड पाइप भी काम कर रही है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होता है कि खाना आपके विंड पाइप में चला जाए, जिससे आपको चोक हो सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हमें बोला जाता है कि खाना खाते टाइम हमको बोलना नहीं चाहिए। और अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो भाई डायग्राम एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके माउथ का डायग्राम, यहां से आपका बन रहा है ईसोफेगस, ठीक है, ये हो गया आपका स्टमक,
ठीक है, यहां से बना लो एक पेनक्रियास, ठीक है, और यहां से बन जाएगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बन गई स्मॉल इंटेस्टाइन और यहां पे प्रेजेंट होता है आपका लिवर, और लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, बाइल डक्ट। ठीक है, अब इसको लेबल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी बकल कैविटी, ये क्या हो गई हमारी ईसोफेगस। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा लिवर, ये स्टमक, ये हो गया पेनक्रियास। ठीक है, ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर वाली हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हो गई हमारी एनस, और इसके ऊपर वाला पार्ट हो गया रेक्टम। ठीक है, बस इसी तरीके से पूरा डायग्राम बनाना है। वहां पे स्पेस नहीं थी तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, बट आप लोग अच्छे से बना करके आना, मैंने लेबलिंग करके आपको बता दी। ठीक है, moving on to the next question, draw a flow chart showing the 3 different pathways involved in the breakdown of glucose and name the respiratory pigment present in human beings and state the function of rings of cartilage present in our throat। अभी मैंने बताया कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं, आपके ट्रैकिया को क्या करती हैं, कोलैप्स होने से बचाती हैं। आपकी ट्रैकिया जो होती है उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। एंड जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि आपकी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। और अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब भाई यहाँ जगह नहीं है तो एक बार आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है। देखो, ग्लूकोज जो होता है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। आपने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। यही ग्लूकोज जो है आपके सेल्स यूज करते हैं एनर्जी के जनरेशन में। किसके जनरेशन में, एनर्जी जनरेशन में। तो ये ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में, किसमें, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में ब्रेक किया जाता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसके साथ भी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये पायरुवेट 3 तरीके से ब्रेक होता है। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, और एक होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अगर मैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और 38 एटीपी जनरेट होते हैं। ह्यूमन के मसल सेल्स में O2 की कमी की वजह से एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी ही जनरेट होते हैं। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में होता है, और ये आपका ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है प्रोसेस। जैसे ये साइटोप्लाज्म में होता है वैसे ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें आपका एथेनॉल की, कार्बन डाइऑक्साइड की और एनर्जी की फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच बेटर देन दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। और ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला प्रोसेस होता है ये हमारे मसल सेल्स में होता है जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो, दिस वॉज एंड ऑफ आवर सेशन। तो अगर किसी को सेशन पसंद आया हो तो फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन को शेयर करना मत भूलना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।